हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल्स डॉक्टर राजू पीटी मेडिकल एजुकेशंस। तो दोस्तों मैं आज पाराप्लेजिक एंड पारापेरेसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज चलिए दोस्तों मैं पाराप्लेजिक के बारे में कुछ बात करता हूँ। जैसे कि पाराप्लेजिक्स में यह है कि लोअर लिम्स इसमें वीकनेस ऑफ मसल्स हो जाती हैं, और पारापेरेसिस एंड पैराप्लेजिक पैलेजिक में है कि मोटर फंक्शंस इसमें लॉस्ट हो जाते हैं, और पैरालिसिस में है कि मोटर फंक्शन रहते हैं और ओनली इसमें मसल्स वीकनेस रहते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं डिस्कस करूँगा पैराप्लेजिक के, थोड़ा सा मैं डीपली जाऊँगा। जैसे कि पैराप्लेजिक में पेशेंट ज़्यादातर कंप्लीट इंजरी रहते हैं। जैसे कि कंप्लीट इंजरी में हो गया कि पेशेंट को कोई सेंसेशन नहीं रहेंगे लोअर लिम्स में, ब्लैडर्स, बावेल्स, स्टूल्स, कोई भी चीज़ का सेंसेशन नहीं रहेंगे। पैराप्लेजिक कंप्लीट इंजरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ सब नहीं रहेंगे। तो उसमें पेशेंट का काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी प्रॉब्लम होती है कोई भी एडीएल्स एक्टिविटी में। तो जैसे कि इसमें फिज़ियोथेरेपी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। जैसे कि फिज़ियोथेरेपी से पहले अगर ये जो ज़्यादातर देखा गया है ट्रॉमेटिक इंजरी और ये कोई भी तरह का ट्यूमर हो गया, स्पाइन ट्यूमर, इसमें भी देखा गया है कि पेशेंट ज़्यादातर पैराप्लेजिक एंड पैरापेरेसिस रह जाते हैं। तो इसमें बॉवेल्स एंड स्टूल्स, यूरिन्स, इस सब का ये प्रॉब्लम, ये सब कॉमन है, ये सब हो ही जाते हैं पेशेंट। तो दोस्तों ये फिर आपको फॉल एंड हाइट्स, अगर किसी हाइट से ये कोई भी व्यक्ति गिरा तो उस वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाएंगे पेशेंट को। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसे थोरेसिक से नीचे, थोरेसिक के आसपास किसी भी रीजन में अगर फ्रैक्चर हुआ है, कंप्लीट फ्रैक्चर है, इनकम्प्लीट है, तो ये सब पैरालाइज हो जाएंगे पेशेंट्स। तो ये सब देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसको हम अगर फिजिकल एग्जामिनेशन से भी देख सकते हैं कि पेशेंट का जो साइन सिम्टम्स से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि पेशेंट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट इंजरी है। तो ज़्यादातर अगर 100% डायग्नोस करने के लिए मैं एमआरआई का सहारा लेता हूँ। तो एमआरआई से आपको ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इसमें जाके एमआरआई से 100% पता चलेगा। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन से अगर हम पता करते हैं पैराप्लेजिक, तो उसमें देखा गया है कि पेशेंट में यूरिन, ये सब का प्रॉब्लम, स्टूल्स का प्रॉब्लम, ये सब रहता है, कंप्लीट इंजरी, ये सब देखा है। उसके अनुसार भी हम कर सकते हैं, लेकिन 100% डायग्नोस करने के लिए आपको एमआरआई करवाना ही पड़ेगा पेशेंट को। तो आप एमआरआई करवा के देख सकते हैं। तो इसमें पहले है कि सर्जिकल कंडीशन। तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया है तो न्यूरोसर्जन्स उसको सर्जरी करके अच्छे से ऑपरेट करके उसको ठीक किया जाता है। अच्छे से ऑपरेट करने के बाद तब 40 से 60 डेज पेशेंट कंप्लीट रेस्ट में रहेंगे, और इसके बाद थोड़ा फाइन मूवमेंट, थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी उस समय चलते रहेंगे। तो जैसे कि फिजियोथेरेपी में कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन 45-60 डेज ये ध्यान रखना है इस बातों को कि इसमें पेशेंट को हम रेस्ट पोजीशन में ही रखेंगे, और ये हम पोस्चर चेंज करते रहेंगे बराबर। पोस्चर इसलिए चेंज करेंगे कि पेशेंट को बेड सोल होने की संभावना रहती है। अगर पोस्चर नहीं चेंज करेंगे तो बेड सोल 100% हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं रहती है इस एरिया में। वहाँ पे कोई भी तरीका का उस मसल्स को कोई मोमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। वहाँ पे कोई भी तरह का यहाँ पे नहीं मिलेगा स्पेस, हवा मिलेगा उस मसल्स को। तो ये बेड सोल होने की संभावना है। तो पैराप्लेजिक
जो भी पेशेंट है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें पोस्चर बराबर हर एक 45 से 1 घंटा 1.5 घंटा के बीच में हमें पोस्चर चेंज करना कंपलसरी है। अगर नहीं चेंज करेंगे तो आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि बेड सोल बहुत खतरनाक और जानलेवा भी है। क्योंकि अगर बेड सोल अगर हो गया आपको तो छूट जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगते हैं। इस टाइप के पेशेंट को अगर बेड सोल हो गया तो काफ़ी समय लगेंगे, लंबा समय लगेंगे। तो इसीलिए आप लोग बेड सोल पे विशेष ध्यान देंगे, ना हो बेड सोल ना हो उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। क्योंकि अगर बेड सोल हो गया तो पेशेंट डेथ भी कर सकता है, कैंसर भी हो सकता है। अगर बोन में पकड़ लिया तो कैंसर 100% है, अगर कैंसर हो गया तो बचना मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग पोस्चर चेंज करते रहेंगे, अपना सफाई सुथरा एकदम अच्छे से ध्यान में रखते हुए हर एक एरिया, हर एक पोस्चर को साफ सुथरा क्लीन करके रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो आपको इस कंडीशन से झेलना ही पड़ेगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, सभी पेशेंट जो भी है पैराप्लेजिक्स, तो उस चीज़ पे हम विशेष ध्यान रखेंगे बेड सोल पे। तो मैं बेड सोल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा अपने आँख से देखा हूँ, पेशेंट को मरते हुए देखा हूँ, क्योंकि ये कैंसर ले ही लेता है रोग। तो उस चीज़ को हम ध्यान देंगे। अगर बेड सोल हो गया है तो हम उसको ड्रेसिंग करके अच्छे से, हम डॉक्टर से कंसल्ट करके हम अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे, उस पर विशेष ध्यान देकर हम इसको जल्द से जल्द ठीक करने का हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा बेड सोल के बारे में बताने लगा कि इसका प्रिकॉशन लेके चलना है पैराप्लेजिक में। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कि फिजियोथेरेपी में हम जाएंगे तो फिजियोथेरेपी में है रिहैबिलिटेशन की, इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, इसमें दोनों का रोल है। जैसे कि कंप्लीट इंजरी है तो उसे डेली एक्टिविटीज जो भी है उसमें पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसे हेल्प करेंगे। जैसे व्हील चेयर टू बेड शिफ्टिंग, व्हील चेयर टू कमोड शिफ्टिंग, व्हील चेयर टू 4 व्हीलर पे कैसे शिफ्ट होंगे, ये आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताएंगे। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहेगा हर एक मसल्स को मूवमेंट देना, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, स्टैंडिंग एक्सरसाइज, उससे पे हम ध्यान देंगे। क्योंकि कंप्लीट जो भी इंजरी है उसमें हम ऑर्थोसिस के थ्रू हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑर्थोसिस के थ्रू वो पेशेंट चल सकते हैं। जैसे कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स पे है कंप्लीट पैराप्लेजिक पेशेंट, उसको मैं ऑर्थोसिस के थ्रू किस तरीक़ा से मैं चलाता हूँ, आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से मैं पेशेंट को गेट ट्रेनिंग, ए पैटर्न में ऐसे बताता हूँ, वो पेशेंट किस तरीक़ा से चलते हैं जो कंप्लीट इंजरी है। तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने ऑन द टॉपिक आता हूँ। जैसे कि फिर इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चलेगा तो ये सब हम विशेष ध्यान रखेंगे। एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, इस सब पे हम विशेष ध्यान रखेंगे। और बैलेंसिंग, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये सब हम विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप मान के चलिए 45 से 60 डेज ऑपरेशन का हो चुका है, तो हम उसमें क्या करेंगे। तो जैसे कि हम एक टिल टेबल आता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को हम टिल टेबल पे हम स्टैंडिंग करवाएंगे, ना कि हम डायरेक्ट स्टैंडिंग करवाएंगे। क्योंकि टिल टेबल जो होती है जस्ट लाइक मैं मेरा वीडियो में देख सकते हैं, टिल टेबल के साथ जो पेशेंट स्टैंडिंग है उसका मैं वीडियो डाला हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि टिल टेबल है, तो टिल टेबल है, जैसे कि मान के चलिए टिल टेबल ऐसे है, बेड के जैसा होता है। और टिल टेबल जो है उसका हम पेशेंट के ये चीज़ हाँ ध्यान रखेंगे पहले कि हम पेशेंट का बीपी चेक कर लेंगे। अगर बीपी नॉर्मल है तब स्टैंडिंग करवाएंगे,
अगर हाई भी रहे तो नहीं करवाएंगे, अगर नॉर्मल है तभी करवाएंगे हम स्टेंडिंग। तो टिल टेबल पे हम करवाते हैं स्टेंडिंग, तो पेशेंट को हम डायरेक्ट 90 डिग्री पे नहीं खड़ा कर सकते हैं। 90 डिग्री पे अगर खड़ा करेंगे तो पेशेंट को चक्कर आ सकता है, ये सब हो सकती है, तो उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो पेशेंट को हम सबसे पहले 30 डिग्री पे हम रखेंगे पेशेंट को। 30 डिग्री पे हम देखेंगे 15 से 20 मिनट, 15-20 मिनट रखेंगे 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे रखने के बाद पेशेंट को देखेंगे किसी भी तरीका का चक्कर नहीं आ रहा, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को हमेशा एक्टिव रहना है उस कंडीशन में, क्योंकि कभी भी उसका बीपी लो हो सकता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन देखते रहना है पेशेंट को। अगर फेशियल एक्सप्रेशन हम नहीं देखेंगे तो पेशेंट कुछ भी हो सकता है, बीपी लो होगा तो उस चीज़ को हम फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, एकदम एक्टिव रहेंगे। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में जा सकता है पेशेंट, तो उस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अगर देख लेंगे 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, अगर 30 डिग्री पे पेशेंट सर्वाइव कर रहा है तो उसको हम डिग्री को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 45 पे ले जाएंगे। 45 पे ले जाके देखेंगे इस पे कितने देर रहते हैं। फर्स्ट थिंग, पेशेंट को ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग हम नहीं करवाएंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखनी है। कम से कम 45 मिनट्स से 30 मिनट्स के आसपास रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद पेशेंट के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम इस टाइम ड्यूरेशन को हम बढ़ाएंगे, स्टैंडिंग टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। तो हम इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेशेंट का एज ग्रुप पे भी डिपेंड पड़ता है। मैं हर एक वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर एक एज ग्रुप का रिकवरी फेज डिफरेंट टाइप का है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर यंग एज है किसी का तो उसमें हम 30 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ इसके आसपास हम इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टैंडिंग में डिग्रीज में जो हम टिल टेबल पे पेशेंट को खड़ा किए रहते हैं उसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्यों हम बोल रहे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, अचानक नहीं बढ़ानी है, इस चीज़ को ध्यान रखनी है। 15 डेज़ 20 डेज़ लग जाएंगे इसको 60 डिग्री 90 डिग्री आते आते। तो अगर 90 डिग्री तक आ जा रहा है पेशेंट 1 मंथ बाद, अगर नहीं आ पा रहा है 1 मंथ बाद भी, तो उसको हम कोशिश करेंगे 70 डिग्री 80 डिग्री पे ही रखे, 90 डिग्री पे हम तुरंत नहीं लाएंगे, क्योंकि पेशेंट का स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को करवाना ज़रूरी है। क्योंकि उस समय पेशेंट अगर स्टैंडिंग पोजीशन में है, अगर ब्रीदिंग नहीं होगा, अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे पेशेंट, तो पेशेंट का प्रॉब्लम नया क्रिएट हो सकता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे भी विशेष ध्यान देना है। इस टाइप के पेशेंट्स को ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को हमेशा खुद से भी या रिस्पायरोमीटर जो आता है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया हूँ थोड़ा सा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपना पेशेंट खुद से भी कर सकते हैं रिस्पायरोमीटर के थ्रू। तो आप चलिए, मैं टिल टेबल मान के चलिए 30 डेज़ या 45 डेज़ या 2 मंथ्स लग गया है अगर 90 डिग्री आते आते पेशेंट को, तब इसके बाद हम एक स्टैंडिंग फ्रेम आता है। स्टैंडिंग फ्रेम पे ऐसा रहता है कि पेशेंट को अपर पार्ट्स, अपर ट्रंक्स वो खुद से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि इतना दिनों में पेशेंट का स्ट्रेंथ गेन हो जाता है। तो उस समय हम उस पेशेंट को हम स्टैंडिंग फ्रेम पे लाएंगे, स्टैंडिंग फ्रेम पे खड़ा करवाएंगे। मैं किसी वीडियो में शायद नहीं बनाया हूँ, मैं अपना वीडियो शेयर करूँगा स्टैंडिंग फ्रेम पे पेशेंट को कैसे खड़ा किया जाता है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए, मैं स्टैंडिंग फ्रेम पे कुछ दिनों तक खड़ा करवाऊँगा और पेशेंट को ये स्टैंडिंग के अलावा एक्सरसाइज भी होगा, जैसे एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, स्ट्रेचिंग,
PNF टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सब ध्यान रखनी है, उस सब के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग पेशेंट का बैलेंसिंग एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ताकि पेशेंट पैराप्लेजिक पेशेंट है वो कम से कम खुद से उठ जाए, अपने से खाना वाना खा ले, ये खुद पे डिपेंड हो। कोशिश करेंगे जितना खुद से डिपेंड हो जाए, उस पर हम विशेष काम करेंगे। तो इसमें बैलेंसिंग एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं बैलेंसिंग एक्सरसाइज का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रेचिंग मूवमेंट उसका भी मैं अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पे रहिए, मैं अच्छे से बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, तो हम यहाँ पे थे, जैसे कि स्टैंडिंग फ्रेम पे आ गए थे। स्टैंडिंग फ्रेम पे चलिए हो गया, तो फिर हम इसको हम अर्थोसिस HKFO हिप नी फुट अर्थोसिस पे हम चलेंगे, काम करेंगे। इसके गेट पैटर्न पे भी काम करेंगे। तो गेट पैटर्न से पहले हम इसको बैलेंसिंग देखेंगे। ये HKFO यहाँ करके हम पहले बैलेंसिंग देखेंगे कि पेशेंट खुद से बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें और ज़रूरत है एक्सरसाइज की, उसे हम कमर में कम से कम बैलेंस लाएं, उस पे हम विशेष ध्यान देंगे। उस एक्सरसाइज पे कमर पे विशेष ध्यान देंगे, तभी जाके पेशेंट HKFO के थ्रू चल पाएंगे। तो इसीलिए बैलेंसिंग एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है पैराप्लेजिक पेशेंट के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा गेट पैटर्न के बारे में। पैराप्लेजिक को हम HKFO के थ्रू, जो कंप्लीट इंजरी है पैराप्लेजिक, उसको HKFO के थ्रू हम कैसे चलाएंगे, कब चलाना है, कैसे चलाना है, सभी फेज़ के बारे में मैं बताऊंगा। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।